हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज की जो वीडियो है सारे अपने 10th के बच्चों के लिए हैं। और इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपके 10th के टर्म वन के सिलेबस में जितने भी पोएम्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। और यहाँ पे सारे जो पोएम्स हैं उनका क्या थीम है, मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, और उसका एक समरी के तौर पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे जो इनके इंडिविजुअल वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, पर इस वीडियो में हम आपके सारे पोएम्स को एक साथ में वन शॉट में इस एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। ओके, तो अब शुरू करेंगे पहला पोएम से। हमारा पहला पोएम कौन सा है? हमारा जो सबसे पहला पोएम था वो था डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट माने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स और स्नो यानी बर्फ का टुकड़ा। तो कविता का अगर सीधा मतलब देखा जाए तो स्नो के कुछ टुकड़े। अब यहाँ पे स्नो के कुछ टुकड़े किस चीज़ को बताया जा रहा है और वो कैसे हैं उसको अगर हम देखेंगे तो पोएम में कहा गया है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरीके से कौवे ने मुझ पर गिराया। शुक डाउन यानी गिराना। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या गिराया? स्नो के कुछ डस्ट को मुझ पर गिराया। कहाँ से गिराया? हेमलॉक ट्री से। ओके, तो जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया है हेमलॉक ट्री से, उससे क्या होगा? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उससे मेरे दिल में कुछ बदलाव आ गए, उससे जो मेरा मूड है वो बदल गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रियूड। रियूड माने होता है, हम कहते हैं ना रूइंड, तो रूइंड माने बर्बाद कर देना, तो उसी को कहते हैं रूइंड। ओके, तो जिस तरीके से कौवे ने मुझ पर गिराया डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से, उससे मेरा जो मूड है वो बदल गया है और मेरा दिन जो खराब हो गया था थोड़ा बहुत उसका कुछ पार्ट उसने बचा लिया है। अब इस पोएम का मेन थीम क्या है? इस पोएम का अगर हम सबसे पहला अगर थीम देखें तो यह है कि नेचर जो है हमें हील करती है। हमेशा नेचर में हील करने की पावर होती है। तो मान सकते हैं कि जो पोएट है उनका मूड थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन जब वो बाहर नेचर में गए वो क्या हो गए? खुश हो गए, जिस तरीके से वो नेचर के कांटेक्ट में आए। ओके, और दूसरा एक चीज़ है कि क्रो जो है काला कौवा हम ऐसा कहते हैं, उसको अशुभ मानते हैं। और हेमलॉक ट्री भी जो एक पॉइजनस, एक जहरीला पौधा है, तो उसको भी हम क्या है अशुभ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि कौवे ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिरा के पोएट का मूड अच्छा कर दिया। यानी कि नेचर में कुछ भी चीज़ होता है, नेचर का जो भी क्रिएशन है, इस यूनिवर्स का, मदर अर्थ का जो भी क्रिएशन है, वो कभी भी शुभ और अशुभ नहीं होता है। सॉरी, वो कभी भी अशुभ नहीं होता है, वो सारा क्या होता है? शुभ होता है। ओके, तो बस दैट इज इट। इस पोएम में इतना ही। अब चलते हैं फायर एंड आइस की ओर। ओके, अब हमारा दूसरा पोएम है फायर एंड आइस। ओके, तो यहाँ पे फायर किस चीज़ को बताया जा रहा है? फायर इस चीज़ को बताया जा रहा है इंसान के अंदर जो डिज़ायर होती है, जो लालसा, जो लालच भरी होती है कुछ करने की, कुछ पाने की, बहुत ज़्यादा और चीज़ें पाने की, उसको। और आइस यानी लोगों के बीच में जो हेट्रेड भरी होती है, एक दूसरे के प्रति जो एक घिन रहता है, एक जेलेसी रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रेड कहते हैं। ओके, उसको हम आइस के रूप से ना जाने जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है कि पोएट बताते हैं कि जो दुनिया है फायर से भी ख़त्म हो सकती है और ये जो दुनिया है आइस से भी ख़त्म हो सकती है। यानी एक तो हो सकता है कि एक दूसरे से हम जल के युद्ध करके मरे, और दूसरा भी हम एक दूसरे से हेट करके युद्ध करके मरे, ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ओके, कुछ कहते हैं कि ये जो दुनिया फायर से ख़त्म होगी, यानी डिज़ायर से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं आइस से। आइस यानी हेट्रेड। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग अगर बात नहीं करते तो सन्नाटा एक बन जाता है, उस सन्नाटे को तोड़ने को कहते हैं ब्रेक द आइस। तो वही है वो जो सन्नाटा। फिर कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर।
कि जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, जितना मैंने लोगों में डिज़ायर देखा है, उससे ये भी साबित होता है कि जो दुनिया है वो हो सकता है फायर से ख़त्म हो, और जो फायर को फायर का साथ देते हैं या फिर जो कह रहे हैं कि दुनिया फायर से ख़त्म होगी, मैं उनके फेवर में हूँ, यानी मैं उनके साइड में हूँ। ओके, फिर कहते हैं बट इफ़ आई हैड टू पेरिश टू वाइस, लेकिन अगर मुझे दोबारा कुछ बताना पड़े, सोचना पड़े, देखना पड़े, तो क्या होगा? आई थिंक आई नो एनाफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है कि मुझे एनाफ मामले में हेट भी मैंने देखा है, लोगों के बीच में हेट्रेड भी मैंने देखा हुआ है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ए ग्रेट एंड वुड सफाइस। ओके, तो यानी कि ये जो दुनिया है, ये जितना मैंने आइस को देखा है, जितना मैंने हेट्रेड को देखा है, तो चांसेस आर देयर कि जो आइस है वो भी क्या है, इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफाइस है। सफाइस यानी सफिशिएंट। ओके, और पेरिश यानी जो हमने देखा था ना, पेरिश टू वाइस यानी दोबारा सोचना पड़े, दोबारा बोलना पड़े, दोबारा अगर मरने के लिए बोलना पड़े, मरने के लिए यानी जिस तरीके से मौत हो गई उसके लिए बोलना पड़े, तो वो है पेरिश माने डाई। तो पेरिश टू वाइस यानी दोबारा मौत। ओके, तो मेन थीम क्या है कि पोएट कहते हैं दुनिया हो या तो डिज़ायर से ख़त्म होगी, और डिज़ायर क्या है? फायर, या तो हेट्रेड से ख़त्म होगी, और हेट्रेड क्या है? आइस। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पोएम के, और वो शायद टाइगर इन ए ज़ू होगा, देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा तीसरा पोएम जो है वो है अ टाइगर इन द ज़ू, और इसमें क्या है कि एक टाइगर जो ज़ू में रहता है और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, उन दोनों के बीच में एक क्या कहते हैं, एक डिस्टिंग्विश करके उन दोनों को दिखाया जा रहा है, या फिर दोनों की जो अलग अलग लाइफस्टाइल है, कौन कैसे रहता है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आपको भी ये बताना है इस पोएम के एंड में कि कौन सा जो स्टेंजा है वो ज़ू के टाइगर के बारे में है, और कौन सा स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में है। वो मैंने जब पोएम पढ़ाया था तब मैंने बताया था, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे तो उतना डीप वो सब कुछ हम देखेंगे नहीं, सीधा कविता की ओर चलते हैं। तो कहते हैं he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet reach। तो वो स्टॉक करना यानी धीरे धीरे चलना, लोगों को देखना, किस तरीके से अपने जो विविड स्ट्राइप्स माने यहाँ से अगर हम देखें, जैसे एक टाइगर होता है उसके शरीर में कुछ ऐसे ऐसे होंगे, मतलब रेड नहीं, येलो ब्लैक ऐसे करके, तो उनको कहते हैं विविड स्ट्राइप्स। तो वो कैसे चल रहा है, वो अपने स्टॉक्स कैसे कर रहा है, अपने विविड स्ट्राइप्स में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी वो केज के अंदर जितने भी कुछ स्टेप्स उसको चलने को मिल रहा है, उतने स्टेप्स में वो चल रहा है और स्ट्रोक कर रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी जो टाइगर है उसके जो पैर है, उसके पैर काफ़ी मुलायम गद्दे जैसा है, तो उसमें उससे वो चल रहा है इन हिज क्वाइट रेज यानी गुस्से में, रेज यानी गुस्सा। ओके, फिर कहते हैं अब कहते हैं कि अब लेकिन अब उसको क्या करना चाहिए था, या फिर जो अगर, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो टाइगर है वो कहाँ पे है, वो ज़ू में है। ओके, लेकिन उसको कैसा होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, उसके बारे में बताते हुए पोएट अब जंगल के टाइगर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसको अब कहाँ होना चाहिए था, लर्किंग इन शेडो मैंने ऐसे ही परे रहना चाहिए था शेडो में, और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास के पीछे उसको छुपना चाहिए था नियर द वाटर होल यानी वाटर बॉडी, किसी भी वाटर बॉडी के पास उसको छुपना चाहिए था, जहाँ से क्या होता है, जहाँ से प्लम्प डियर पास हो रहे हैं। प्लम्प यानी मोटा सा, तो एक मोटा सा डियर पास हो रहा है, वहाँ एक तालाब या किसी के पास उसको घास के आजू बाजू उसको छुपना चाहिए था, खड़े रहना चाहिए था, जहाँ से एक मोटा सा डियर पास हो रहा है। ओके, एक मिनट रुकना। फिर कहते हैं ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस, स्नर्लिंग माने
घूमना फिरना, ऐसे दहाड़ करना, आजू बाजू घूमते रहना एट द जंगल एज। तो जंगल के एज यानी किनारे पे जितने भी घर है, जो हाउसेज है, उन उसके आसपास उसको क्या करना चाहिए ना, स्नार्लिंग यानी घूमना चाहिए था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। उसके जो वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, जो उसके पंजे हैं उसको दिखा के, सफ़ेद उसके जो नाखून है, जो पंजे हैं उनको दिखा के, डरा के उसको पूरे गांव को डराना चाहिए था। जो गाँव जंगल के आसपास जो घर हैं उनके आसपास उसको घूमना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल माने सीमेंटेड सेल, सीमेंट का जो है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्ड्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और बिहाइंड बार यानी जो लोहे के रॉड हैं उनको बार कहते हैं, उसके अंदर ही है। तो जैसे जेल में डाल देते बिहाइंड द बार, बार के अंदर, तो ठीक इसी प्रकार जो भी उसका स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द बार, यानी जो बार है उसके अंदर ही उसके सारे स्ट्रेंथ है। और वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने केज के जितने भी स्पेस है उसी को स्टॉक कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, जो भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। ओके, अब कहते हैं he hears the last waltz at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो वो जो आखिरी आवाज़ रात को सुनता है वो कौन सी आवाज़ है, वो है पेट्रोलिंग कार्स। अब पेट्रोलिंग कार्स क्या है, जो जू कीपर्स होते हैं उनकी जो कार होती है जिनसे वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एनिमल्स को लेके जाते हैं, या फिर वो जो जू कीपर है देखने आते हैं, उनकी जो कार है वो है पेट्रोलिंग कार। तो रात में मानो आखिरी बार वो जो टाइगर जितने भी है या जू में उनको सबको देखने आए हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, किसी का दरवाज़ा वरवाज़ा खुला हुला तो नहीं है। तो वो उसकी आवाज़ वो लास्ट में सुनता है, आखिरी आवाज़ होता है वो जो रात में सुनता है। और तो और वो अपने जो ब्रिलियंट आइज़ है, ब्रिलियंट यानी चमकती हुई आँखें, उससे क्या देखता है, चमकती हुई ब्रिलियंट स्टार्स यानी चमकती हुई सितारों को बस वो देखता है। ओके, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम की ओर। अब जो हमारा आखिरी पोएम है तमुआन का, वो है दी बॉल पोएम। और इस पोएम में एक लड़का है जिसका क्या है, जो बॉल है वो क्या होता है, वो खो जाता है। और जब ये बॉल जब खो जाता है, मतलब व्हेन द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तब उसको बहुत सारी नॉलेज मिलती है ज़िंदगी के बारे में। वो इस बात को समझता है कि जब चीज़ें ऐसी खो जाएंगी तब क्या है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमको वो चीज़ दिलाने के लिए आएगा। लोग तो और आपसे चीज़ें छीनने में लगे हुए होते हैं। तो ये एक पोएम ऐसा है जिसको कि आप लोग अभी 10th में हो, आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो रिलेट अगर नहीं भी कर पाए तो इससे जो सीख मिल रही है ना, वो सीख ज़रूर लाइफ में ले लेना और उतार लेना। ओके, तो अभी शुरू करेंगे बिना देर किए। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the what. कि अब वो बॉय जिसने अपनी बॉल खो दी है वो अभी क्या करेगा। अरे मैंने खुद उस बॉल को गिरते हुए देखा है। मेरिली बाउंसिंग यानी बाउंस करते करते, मेरिली माने हैप्पीली, हैप्पीली बाउंस करते करते जो स्ट्रीट है उसके नीचे जाते जाते बॉल कहाँ चला गया, बॉल अभी जाके चला गया पानी में। ओके, अब पानी में बॉल चला गया, अब क्या करेगा वो। अब वो कहता है नो यूज टू से वो देयर आर अदर बॉल्स। अब उसको ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बहुत सारी बॉल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बॉल के लिए वो लड़का रो रहा है और उसको अगर बोल देंगे कि बहुत सारी बॉल है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ माने बहुत ही ज़्यादा दर्द दुख, और अल्टीमेट शेकिंग माने हिला देने वाला। तो बहुत ही ज़्यादा हिला देने वाला दुख जो है उस लड़के को जकड़ लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन। जैसे वो रिजिड खड़ा रहता है, रिजिड माने होता है एकदम स्टिल, एंड ट्रेमलिंग माने कांपना, और स्टैंडिंग डाउन नीचे की ओर देखते हुए देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर
हिज बॉल वेंट। हार्बर यानी समुंदर का एक किनारा जहाँ पे जो जहाज़ें वगैरह रहती हैं और जो सामान है वो लोड अनलोड होता है, उस जगह को हार्बर कहते हैं, हार्बर कहते हैं। ओके, तो वो स्टिल खड़े होके कांपते हुए देख रहा है नीचे, जहाँ से उसके सारे बचपन के दिन जो है उस हार्बर में जाके गिर गया है। तो सारे बचपन के दिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉल है वो खेलने की चीज़ें हैं, और टॉयज़ जो होती है वो टॉयज़ अक्सर चाइल्डहुड के साथ रिजेम्बलेंस किया जाता है टॉयज़ का। तो बॉल गिर गया यानी उसने बचपन में सारा खेला था, उसके सारी मेमोरीज हैं वो सब पानी में जाके गिर गया। अब मैं इस चीज़ को इतना एम्फसाइज और एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यही से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आप लोगों को लग सकता है कि ये तो समझ आ गया, इतना क्यों बोल रही है मैम, तो ये कारण है। ओके, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम एट डीम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि मैं उसको अब ये बोलूँगा ही नहीं, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड यानी जाके बोलना या फिर कंडोलेंस देना, ऐसा कुछ है। तो अब जाके बोलूँगा ही नहीं ए डीम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, क्योंकि सारी जितनी भी बॉल है या फिर कोई भी अगर अगर और दूसरा एक बॉल भी ले ले तब भी वो क्या है, वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको सबसे अपनी ज़िंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको महसूस होता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल नॉट बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो पोएट जो है कहना चाहता है कि ये जो पूरी दुनिया है पोजेशंस यानी ओनरशिप, तो ये जो दुनिया है हर कोई चाहता है कि उसको ओनरशिप हो। अगर कोई चीज़ है किसी दूसरे के पास तो कोई और दूसरा चाहता है कि वो चीज़ उसके पास हो। तो इस दुनिया में हो सकता है कि जो बॉल है पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि लोग तुम्हारी चीज़ें जो है छीन के लेके जाए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अभी तुम्हारी बॉल गिर गई वैसे हमेशा गिर जाएगी, खो जाएगी, नहीं, लोग छीन के भी लेके जा सकते हैं। एंड नो वन बाइज बॉल बैक, और कोई उस चीज़ को खरीद के नहीं देता है, और कोई अगर कुछ ले जाए तो उसको वापस नहीं देता है। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो पैसा है वो बाहरी चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, अब कहते हैं कि जो लड़का है, छोटा लड़का, वो सीख रहा है। वेल्ड बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, वो अभी जो है इस अपनी जो डेस्परेट आइज, डेस्परेट यानी जो वो डेस्परेट होके अपनी जो बॉल को गिरते हुए देख रहा है, उस आइज से वो क्या है, वो सीख रहा है, दुनिया को देख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, अब वो क्या क्या सीख रहा है, ये भी सवाल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। BIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, पहली चीज एपिस्टेमोलॉजी यानी अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो लॉस का अंडरस्टैंडिंग वो सीख रहा है। दूसरा सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, फिर से कैसे खड़े होना होता है, अगर कोई आपको नुकसान हो जाए तो उससे कैसे उबरना होता है, अपने पैरों पे फिर से खड़े होना होता है, ये सीख रहा है। दूसरा और पहला सीख रहा है कि कुछ चीज़ खो जाता है तो उसकी कैसे समझ होती, कैसे फीलिंग होती है। और knowing that what every man must one day know and most know many days how to stand up, और ये लड़का अब वो चीज़ सीख रहा है जो कि उसको या फिर हर एक इंसान को एक ना एक दिन सीखना होता है। ओके, सो दैट इज़ इट। मेरे ख्याल से तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। और देखो ये सारी पोएम में और भी बहुत डीप मीनिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक पोएम 20 मिनट ले सकता है, पर 20 मिनट पे अभी जितना टर्म 1 का आपका है वो सारा ख़त्म किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसी और लेक्चर्स लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपके कोई और भी हैं सीनियर जूनियर 9th 10th वाले, उनको रिकमेंड कीजिए। मैं ये जो सीरीज़ है वन शॉट वाला सीरीज़, ये दूसरे क्लास के लिए भी मैं लेके आ रही हूँ। सो दैट इज़ इट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाती है। एंड दिस इज़ प्रेशी, सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।